हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। और उसका एक पार्ट हमने कर लिया है और आज हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने बात की थी साहिब आलम की, जो कि एक रैग पिकर था। और आज हम स्टार्ट करने वाले दूसरे बच्चे की कहानी, जो खुद चाइल्ड लेबर का शिकार है। उसका नाम है मुकेश, जो एक बेंगल इंडस्ट्री में काम करता है। तो वहीं से आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल वाला जो हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ था, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यहाँ से कि अब वो अपना मालिक खुद नहीं रहा था। और यहीं से ही ये इसको कनेक्ट किया है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, ये मुकेश का सपना है कि वो बेंगल मेकिंग से हट करके अपना खुद का काम करना स्टार्ट करना चाहता है, कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो कार ड्राइव करना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि वो जिद करता है कि वो अपना मालिक खुद बनेगा, वो किसी की नौकरी नहीं करने वाला है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, ये अनाउंस कर देता है अपने फैमिली में। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क, यहाँ पर आई कौन है? अगेन यहाँ पर आई इज़ द ऑथर, एनी जंग। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है? क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते भी हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। वो आंसर देता है। और कैसे देता है? लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़, मेरी आंखों में सीधा देखकर, मतलब बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles। यहाँ पर बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। मिराज, मिराज क्या होता है? मिराज होता है जैसे कि ये एक सड़क है, और जब हम चलते जाते तो ऐसे लगता है कि दूर कहीं सड़क पर ही पानी भरा हुआ है, बट वो पानी नहीं होता, वो सिर्फ हमारा एक भ्रम होता है। ऐसे ही एक वहम, एक भ्रम वो उसके अंदर था। मतलब हिज ड्रीम्स लुक लाइक, उसके जो सपने थे ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका कोई एक भ्रम है, मन का एक वहम है। किसके बीच में? एमिडस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद उसका जो टाउन था, जो कि बेंगल्स के लिए फेमस माना जाता है। तो उसके लिए ये एक सपने की जैसा ही था, एक भ्रम जैसा ही था, क्योंकि जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर ये ऐसा कैसे कर सकता है ऐसा। इवन अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। तो मतलब एवरी अदर फैमिली, हर फैमिली मतलब हर दूसरी फैमिली, हर दूसरा घर फिरोजाबाद का इसी काम में इंगेज था। किसमें? बैंगल्स बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्रेट ग्लास ब्लोइंग industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। ऐसा लगता है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, और जहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, यानी फिरोजाबाद के जितने भी परिवार हैं, वो पीढ़ियों तक, मतलब जनरेशन टू जनरेशन इसी काम को करते हुए आ रहे हैं। अराउंड द फर्नेसेस, फर्नेसेस होती हैं भट्टियाँ, भट्टियों के चारों तरफ वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड करते हुए चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि पूरे धरती की जो चूड़ियाँ हैं वो वहीं पे बनती हैं औरतों के लिए। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और उसका परिवार भी उनमें से एक था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। नन ऑफ देम नो दैट, किसी को भी नहीं पता था कि बच्चों के लिए ऐसे काम करवाना इलीगल है, कानूनी अपराध है, कानूनी रूप से गलत है। कैसी जगह पे काम करवाना? ग्लास फैक्ट्रीज़ में, ग्लास फर्नेसेस पे काम करवाना, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। डिंगी सेल का मतलब बहुत ही कंजस्टेड से रूम होते हैं, जहाँ पे ना कोई लाइट है ना कोई हवा है। दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, अगर रूल लागू किया जाए, अगर कानून लागू किया जाए, तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। अगर कोई कानून लागू कर दिया जाए तो मुकेश और उसके जैसे 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है, जहाँ पर वो घंटों तक काम करते हैं और जहाँ पर वो उनकी आंखों की रोशनी खो जाती है।
एक अरसे के बाद। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों में चमक थी क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से मुझे अपने घर लेके जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, जिसके बारे में वो प्राउडली कहता है कि उसका घर जो है रीबिल्ट हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। हम जो है जो एकदम जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है स्टिंकिंग लेन्स, जो गलियाँ थी वो काफ़ी भीड़ी थी, बहुत ही मतलब तंग गलियाँ जिसको कह सकते हो, और वो गार्बेज से पूरी तरह भरी हुई थी, कचरे से। पास्ट होम्स मतलब वहाँ पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, जिन जिन घरों से वो गुजरते जा रहे थे वो कैसे थे, दैट रिमेन होवल विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, मतलब ऐसे टूटी फूटी जर्जर अवस्था में थे जिनके दीवारें भी हिलती थी। वोबली डोर का मतलब जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल ही एकदम से गला हुआ या चरमराया हुआ होता है ना, कि जिसमें कुछ जान ना बची हो, काँप रहा हो, जैसे कि नो विंडोज़, ना कोई खिड़की है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रिमेबल स्टेट, जैसे होता था ना पहले होता था जब अर्ली मैन के टाइम पे कि ह्यूमन बींग्स भी और एनिमल्स भी सब एक ही घर में रहते थे। तो ऐसे ऐसे घरों से वहाँ से वो उसको लेके जा रहा था ऑथर को, कौन, मुकेश। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स ए वोबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन। फिर वो रुक जाता है एक ऐसे दरवाजे पर, ऐसे घर के दरवाजे पर रुक जाता है। बैंग्स ए वोबली आयरन डोर, जिसका जो डोर है वो वोबली है, मतलब उतना ही कांप रहा है, उसको लात मार करके खोलता है। पुशेज इट ओपन, एंड उसको धक्का दे करके खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक मतलब झोपड़ी को कहते हैं। हम एक ऐसी झोपड़ी में एंटर कर जाते हैं जो अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी, मतलब इनबिल्ट कंडीशन में थी। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, उसके एक पार्ट पे ना एक मतलब झोंपड़ी लाइक स्ट्रक्चर था जो सूखी घास से बना हुआ था। एंड इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनेक लीव्स, और एक जगह पर एक स्टोव रखा हुआ था, और स्टोव के ऊपर पालक के कुछ पत्ते थे, मतलब पालक उबलने के लिए रखा हुआ था एक बड़े से वेसल में, बड़े से पतीले में। ऑन द ग्राउंड लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन पे एक एल्युमिनियम की बड़ी सी प्लेट थी जिसके ऊपर चॉपिंग की हुई वेजिटेबल्स रखी हुई थी बहुत सारी। ए फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मतलब दुबली पतली सी एक यंग वुमेन खाना बना रही थी पूरे परिवार के लिए शाम का। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें जो है ना धुएं से भरी हुई थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। क्या होता है कि धुएं के कारण आंखों में से पानी आने लगता है, तो कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि वो रो रही है, बट वो उसकी आंखों में मुस्कुराहट की चमक थी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सालों में तो ये हम कह सकते हैं एज में बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसको जो है ना एक बहू का रिस्पेक्ट मिलने लगा था क्योंकि वो उस घर की बहू थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की पुत्रवधू थी। ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 मैन, जिसके ऊपर 3 मैन की जिम्मेदारी थी। कौन कौन थे, हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड, उसका देवर मुकेश, एंड देयर फादर, और उनके पिताजी, 3 लोग थे। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बुजुर्ग आदमी अंदर आते हैं, शी जेंटली withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। तो वो क्या है कि बहुत ही मतलब सभ्य तरीके से अपने आप को टूटी हुई दीवार के पीछे छुपा लेती है और अपना जो घूंघट है वो अपने फेस के करीब ले आती है, मतलब अपना मुंह ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो कि कस्टम है, जो कि रिवाज है, उस रिवाज के अकॉर्डिंग क्या था, कस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके सामने बहू पर्दा करती है, घूंघट करती है, और स्पेशली मेल एल्डर्स के सामने जो जेंट्स हैं और उम्र में बड़े हैं आपसे, तो उनके सामने पर्दा करने का रिवाज था। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो एल्डर है, जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है, वो कौन है, वो बैंगल मेकर ही है।
Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bengal maker, कि लंबे हार्ड लेबर के संघर्ष के दौरान पहले तो उसने टेलर का काम किया, फिर बेंगल मेकर का काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रीइनोवेट हाउस, इतना काम करने के बावजूद भी वो फेल हो गया अपने घर को दोबारा से रीइनोवेट करने में, नया बनवाने में। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हो गया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इन इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, मतलब अगर वो कुछ मैनेज कर पाया तो वो सिर्फ इतना मैनेज कर पाया जो उसको खुद आता था ना, वही उनको सिखा पाया। क्या आता था खुद को? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि बैंगल बनाने की कला ही उसको आती थी और वही उसने अपने बच्चों को सिखाई। ना स्कूल जाना सिखा पाया, या स्कूल नहीं भेज पाया, ना ही अपने घर को बना पाया, किसके बावजूद भी टेलरिंग की जॉब भी उसने की थी और फिर बैंगल मेकिंग की भी, यानी 2 काम किए, फिर भी वो इतना ही कर पाया। आगे चलते हैं। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की जो दादी माँ है वो क्या बोलती थी, क्या बोलती है कि ये उसका करम है, यही उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड टू ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जिसने अपने हस्बैंड को काफ़ी अरसे से देखा है, उस जो ग्लास बेंगल्स बनाते हैं, उनको जोड़ते हैं, जो पॉलिश करते हैं, उससे जो डस्ट उड़ती है ना, उससे उसको अंधा होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान की दी हुई ये वंशावली ख़त्म हो सकती है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम ये करते आए हैं, क्या वो ख़त्म हो सकती है? ऐसा वो बोलती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, बेंगल मेकर्स की फैमिली में या कास्ट में जन्म होने के कारण उन्होंने कुछ देखा ही नहीं सिवाय बेंगल्स के, सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, इन एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, कि हर घर में, अगले घर में, हर घर के आंगन में, दूसरे घर के आंगन में, हर जगह गलियों में फिरोजाबाद की में सिर्फ क्या देखा उन्होंने? सिर्फ बेंगल्स ही देखी। कैसी? स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow lie in the mounds in uncamped yards are piled on 4-wheeled handcarts। स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स की जो सर्कल थे या स्पाइरल थे, या हम कह सकते हैं जो गोल गोल चूड़ियाँ थी, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर बताएं, जैसे कि एक रेनबो के कलर होते हैं वो यहाँ पे बताएं। सनी गोल्ड कलर की, पैडी ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू की, पिंक, येलो, पर्पल, सॉरी येलो नहीं, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो जैसे इस रेनबो के 7 कलर होते हैं, हर कलर की बेंगल्स वहाँ पर देखी जा सकती हैं, जो कि लाई इन द माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, एक गंदे भद्दे से, जो मतलब जहाँ पे गंदगी बिखरी हुई, ऐसे आंगन में ढेरों में जो जमी हुई थी, रखी हुई थी। आर पाइल्ड ऑन, फिर उनको इकट्ठा करके 4-wheeled हैंड कार्ट, जो ठेला होता है 4 पहियों का, उन पर उनको रखा जाता है। एंड पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, जो बदबूदार वाले टाउन हैं, कस्बे हैं, वहाँ की नैरो गलियों में, यानी कि जो तंग गलियाँ हैं उनमें वो धकेली जाती हैं ठेले में रख करके यंग मैन के द्वारा। एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स of flickering oil lamp sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। and in the dark hutments मतलब जो झोपड़ियाँ हैं, जो अंधेरे वाले जो घर हैं, नेक्स्ट टू द लाइन, उन घरों के सामने ही लाइन में बैठ जाती हैं फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प जला करके, जिनकी जो लौ है वो फ्लिकर हो रही है, मतलब जल बुझ रही है। वहाँ पर कौन कौन बैठ जाता है? सिट बॉयज़ एंड गर्ल, लड़के और लड़कियाँ बैठ जाते हैं अपने फैमिली या अपने फादर मदर के साथ, क्या करने के लिए? वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू द सर्कल ऑफ बेंगल, जो कलर्ड ग्लास है उसको सर्कल ऑफ बेंगल्स में डालने के लिए वो बैठ जाते हैं, कि उनको मोड़ने के लिए, ठीक है, वेल्ड करने के लिए। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, that is why they often end up losing their eyesight before they become adults। उनकी जो आँखें हैं ना वो डार्क में ज़्यादा एडजस्टेड हैं बजाय लाइट के, क्योंकि सारा दिन उनको डार्क में ही रहना पड़ता है, अंधेरे में ही, अंधेरे फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, अंधेरी
अंधेरे जो रूम हैं वहाँ पर बेंगल मेकिंग करनी पड़ती है। दैट इज़ वाई दे ओवन एंड अप देयर लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। और यही वो कारण है कि अक्सर उनकी आँखों की रोशनी उनके अडल्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। आगे चलते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन द ड्रेप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongues of machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. यहाँ पर एक कैरेक्टर को बताया गया है जिसका नाम सविता है। वो एक यंग गर्ल है जिसने एक फीके कलर की यानी कि रंगहीन पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, जो कि अपने एक बुजुर्ग औरत के साथ में बैठी हुई है और वो ग्लास को चिपकाने का वेल्ड करने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव्स मैकेनिकली, उसके हाथ ऐसे मैकेनिकली मूव कर रहे हैं, इतना तेज़ी से चल रहे हैं जैसे मशीन के पुर्जे चलते हैं। आई वॉन्डर इफ़ शी नोज़ द सेंक्टिटी ऑफ द बेंगल शी हेल्प्स मेक। मतलब मुझे इस बात की हैरानी है कि जो बेंगल्स वो बना रही है, क्या उसकी पवित्रता का, उसकी प्योरिटी का उसको पता भी है, क्या उसके बारे में वो जानती भी है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। और ये जो चूड़ियाँ हैं ये एक इंडियन वुमेन के सुहाग को सिम्बलाइज़ करती हैं, बताती हैं, उनकी पवित्रता को बताती हैं, उसके शगुन को बताती है कि शादी का शुभ शगुन होता है। ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभ शगुन होता है शादियों में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज़ ड्रैप्ड विद ए रेड वेल। मतलब जब उसके साथ भी ऐसा होगा, जब उसकी शादी होगी, उसको उसके सिर पर लाल पल्लू होगा, मतलब लाल रंग की साड़ी होगी, पहनाई जाएगी, उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी, हैंड डाइड रेड विद हिना, उसके हाथ मेहंदी से लाल होंगे, एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर ब्रेस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उसी तरह से जैसे वो ओल्ड लेडी उसके साथ बैठी हुई है, हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कि खुद भी एक दुल्हन बनी थी काफ़ी सालों पहले। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स इन हर रिस्ट, आज भी उसके हाथों में कलाइयों में बेंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं है। वो क्या बोलती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी शेज़ इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब एक बिल्कुल उत्साहहीन, जोशहीन, मतलब जिसकी आवाज़ में कोई दम ना हो, कोई जोश ना हो। वो कहती है कि हमने तो एक वक्त शेर भर अनाज भी नहीं खाया, मतलब पेट भर के खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि पूरी ज़िंदगी में ना एक टाइम का भी पेट भर खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रेप्ड, यही सब कुछ है जो उसने अब तक कमाया है, उसकी ज़िंदगी भर की कमाई यही है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड, उसका जो हस्बैंड है, जो बुजुर्ग आदमी, जो जिसकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई है, लटकी हुई है, वो क्या कहता है, आई नोइंग नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं तो कुछ जानता ही नहीं सिवाय बैंगल्स के। ऑल आई हैड डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मतलब मैंने क्या किया अपने लिए, अपने फैमिली के लिए सिर्फ एक घर बनाया है। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड दैट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसको सुन करके कोई भी हैरानी कर देगा, क्योंकि और किसी के बस का तो ये भी नहीं है। क्या, ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कि उसके सिर पे एटलीस्ट छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. The cry of not having money to do anything except carry on the business. मतलब ये जो चीत्कार है, ये जो पुकार है, ये जो चिल्लाहट है, चीख है कि पैसा नहीं है कुछ भी और काम करने के लिए सिवाय बैंगल्स के बिजनेस को कंटिन्यू करने के। नॉट इवन इनफ टू ईट, ना हमारे पास पर्याप्त खाने का है। रिंग्स इन एवरी होम, क्योंकि हर घर में सिर्फ क्या है, सिर्फ चूड़ियाँ ही हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन हैं वो भी अपने माता पिता, अपने एल्डर्स के जैसे ही वो भी यही पुकार उनकी भी गूंजती है दिमाग में। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, मतलब वो छोटे भी समय के साथ उसी में बिजनेस में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में जैसे बड़े करते आए वही छोटों को करना ही है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. सालों से माइंड नम्बलिंग का मतलब होता है जो सिर को कहते हैं ना, माइंड को खुजला देने वाली या फिर माइंड को झकझोर देने वाली जो सोच है,
ऐसा मतलब हैव किल्ड, वो मर चुकी है। कोई इनिशिएटिव, कोई नया काम शुरू करने की जो पुकार है मन की, वो मर चुकी है और ना ही किसी में इतनी ताकत है, क्षमता है ऐसा सपना देखने की कि वो कुछ अलग भी हट के करें। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो कहती है कि तुम लोग सभी कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो। मतलब कोऑपरेटिव का मतलब होता है, समझ के चलिए, कि अपना खुद का काम क्यों नहीं करते, तुम मिडल मैन का सहारा क्यों लेते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। मतलब मैंने एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछा, यहाँ पे ऑथर उन लड़कों से पूछती है कि तुम लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, क्यों तुम विशियस सर्कल में पड़े हो, कुछ मिडल मैनों के हाथों में क्यों फंसे हुए हो। ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर, जिन्होंने तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादा परदादा को भी ट्रैप किया हुआ है, जाल में फंसाया हुआ है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। अगर हम ऑर्गेनाइज होते भी हैं ना, तो हमें पुलिस के द्वारा खदेड़ा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है जेलों में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि इन्होंने तो कुछ अनैतिक किया है, कुछ कानून के खिलाफ किया है, दे से वो ऐसा कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली। ना तो उनके बीच में कोई लीडर है और ना ही कोई ऐसा बंदा है जो अलग तरीके से सोच सकता हो। देयर फादर आर एज ट्राइड एज दे आर, मतलब एज टायर्ड, उनके पिताजी भी इतना थक चुके हैं जितना वो। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो हमेशा जब भी बात करते हैं उसी चक्र का, उसी स्पायरल का, उसी एक कहते हैं ना जाल की बात करते हैं जो गरीबी से एपैथी की तरफ है, एंड टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जो कि लालच और अन्याय के बीच में जो चक्र बना हुआ उसी के लिए है। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। उनकी बात सुन करके मैंने देखा कि दो तरह के संसार हैं फिरोजाबाद में। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। एक तो उन लोगों का संसार है जिसमें उन गरीब का फैमिली है जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, और जो कास्ट, जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं उसी के धब्बे से मतलब उसी का धब्बा लगा हुआ है, तुम इस कास्ट में पैदा हुए तो तुमको यही करना है। और जो दूसरा जो चक्र है विशियस सर्कल ऑफ साहूकारों का है, मिडिलमैन का है, पुलिसमैन का है, और कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, वो सब कानून के रखवालों का है, नौकरशाहों का है और पॉलिटिशियंस का है। दूसरा इन लोगों का संसार है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट बी पुट डाउन। दोनों ही समाजों ने, दोनों ही संसार ने उस बच्चे को एकदम से क्या कर दिया है, बच्चों के ऊपर थोप दी है इस तरह की जिम्मेदारी की उनको इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक होता है, ही एक्सेप्ट एज इट नेचुरली एज हिज फादर, और इस चीज़ को उतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता जैसे उसके फादर्स ने एक्सेप्ट किया है। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी अलग से करना मतलब साहस करना है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जैसे उसके पालन पोषण होता है ना, उसमें साहस दिखाना या फिर चैलेंज लेना एक्सेप्टेबल ही नहीं है, उसको सिखाया ही नहीं जाता। वेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चियर्ड, जब मैंने मुकेश के अंदर वो फायर देखी तो मैं बड़ी खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स, वो दोबारा दोहराता है कि मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वो गैराज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज तो उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, तो उसने कहा ज़बरदस्ती मतलब जोर देते हुए कहा कि आई विल वॉक, मैं चल के चला जाऊँगा, दूर है तो क्या हुआ। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक प्लेन उड़ाने की भी सोचते हो, उसका भी सपना है क्या। ही सडनली साइलेंट, वो चुपचाप हो जाता है अचानक से। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन पे घूरते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मतलब प्लेन नहीं उड़ाना है। इन ए स्मॉल मरमर, अपने छोटी सी बुदबुदाहट में वो क्या कहता है, देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रेग्रेट, मतलब उसके अंदर थोड़ी शर्मिंदगी है बट फिर भी वो रेग्रेट में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू द ड्रीम ऑफ कार, वो खुश है, अब वो संतुष्ट है अपने कार के सपने से। दैट ही सीज, उन कारों के सपने से जिसको वो अपने शहर की गलियों में घूमते हुए उनको देखता है। सी हार्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन,
जो कि उसके टाउन की गलियों में कार इधर उधर घूमती हैं, वो तो वो देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के तो ऊपर से बहुत कम ही एरोप्लेन जाते हैं, मतलब एरोप्लेन तो उसने इतना प्रॉपर देखे भी नहीं है, तो फिर उड़ाने के बाद कैसे कर सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल स्टोरी। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा कि किस तरह का समाज होता था और किस तरह आज भी फिरोजाबाद में ग्लास इंडस्ट्रीज़ हैं और लोगों का ये बिजनेस है, प्रोफेशन है। आई होप you like my content. You can like, share and subscribe my channel Teacher Wali Class. Thank you so much.